हाय बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और बच्चों, कैसी रही आपकी छुट्टियां? क्या किया? कहीं गए? है ना, आप कहाँ जाके आए? अच्छा, नाइस। आपको उनका आया कोई रिप्लाई, एनटीएससी वालों का? नहीं नहीं, मैं हैना से पूछ रहा हूँ। हैना कुछ एनटीएससी का चक्कर था। अच्छा, ठीक है। और कितनी पढ़ाई की? बहुत पढ़ाई की। ओके, चलो ठीक है बच्चों। लेट्स सीड, कहाँ पे थे हम? क्या कर रहे थे? ये डिस्कशन करनी थी हमें, ई पार्ट तक। कहाँ से करना था बच्चों डिस्कस? डी पार्ट। हाँ जी, इसमें बताओ बच्चों। डी पार्ट रीड आउट। फोर्थ क्वेश्चन। तो बस इसमें इतनी नॉलेज चाहिए थी कि वेट होता क्या है। वेट इज बेसिकली एमजी।
तो नॉर्मली जो वेट होता है वो ऐसे नीचे को लगता है mg, तो वो हो गया 1000। और आपको कहा है कि एक ऐसे स्लोप है जिसका एंगल 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो आपको बताना था कि इस mg का कंपोनेंट अलोंग द स्लोप, मतलब ये वाला कंपोनेंट कितना। राइट, तो ये निकल आएगा जो भी बनता है। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन आपको कहा है कि ए से बी जाने के लिए आपको ये 1780 किलोमीटर जाना है एट एन एंगल 30 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब ये नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्रीज वेस्ट, ये 1780 है। तो आपसे ये पूछा है कि कितना नॉर्थ को है। ठीक है, तो मतलब आपको इसका नॉर्थ वाला कंपोनेंट बताना है, ये वाला रेड वाला। 1780 cos 30 कर दो। सिक्स क्वेश्चन, इसमें क्या है कि आपको मतलब कोई भी एक मान लो कि जैसे आपको मतलब 20 cos थीटा दिया हुआ है, 20 sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। हाँ? या उल्टा कह दो कि 20 sin थीटा दिया हुआ है, 20 cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। आगे बचो। ई पार्ट। क्वेश्चन, आपको कह दिया कि मैग्नीट्यूड 12 यूनिट्स हैं और उनके एंगल्स 30 डिग्री और 120 डिग्रीज हैं। सम कह दिया, आपको सम के एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स बताने हैं। ठीक है, तो सम के एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स का क्या मतलब है कि आप जो इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं उनके एक्स कंपोनेंट्स का सम ले लो। ठीक है ना, तो जैसे आपका एक वेक्टर ऐसे है 12 मेकिंग एन एंगल 30, एक है 12 मेकिंग एन एंगल 60, 60 नहीं 120। मतलब इधर को 60 बन गया। ठीक है, तो देखो बच्चों, सम के एक्स कंपोनेंट्स का क्या मतलब हुआ कि आप जो इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं उनके एक्स कंपोनेंट्स का सम कर दो। ठीक है, तो ये क्या बन गया 12 cos 30 माइनस 12 cos 60, ये एक्स कंपोनेंट बन गया टोटल। ऐसे ही वाई कंपोनेंट्स के लिए वाई कंपोनेंट का सम कर दो दोनों के, तो 12 sin 30 प्लस 12 sin 60। ठीक है, आगे बचाओ। बाकी डन। एक्सरसाइज 1 डी पार्ट बचाओ।
देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपको कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर इज 0। ठीक है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि किसी वेक्टर का, जैसे मान लो ये आपका ए वेक्टर है, उसका किसी डायरेक्शन के अलोंग, मान लो ये जो डॉटेड वाली डायरेक्शन है उसके अलोंग कंपोनेंट 0 है, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन और इन ये डॉटेड वाली जो डायरेक्शन है उसमें क्या रिलेशन होगा। तो जैसे मान लो अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो इसका कंपोनेंट नॉर्मली ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि ए कॉस थीटा इज 0। इसका क्या मतलब हुआ कि थीटा 90 डिग्री हुआ, तो मतलब ए वेक्टर हमारी डॉटेड डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर। 12th क्वेश्चन, आपको नीचे की तरफ वेक्टर दिया हुआ है, तो वो एक्स आई कैप जे कैप में कैसे हुआ, माइनस डब्ल्यू जे कैप। एटीन क्वेश्चन, एक्स कॉम्पोनेंट -25 है, वाई कॉम्पोनेंट 40 है, मतलब एक्स में ऐसे है, वाई में ऐसे है 40, तो ये वाला वेक्टर बन गया आपका। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो सीधा पाइथागोरस से निकला। अब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है इसका, वो आप देख सकते हो कि ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है ना। तो ये बच्चों कितना आता है मैग्नीट्यूड रेड लाइन का, 5√89 आता है। ठीक है, तो मतलब आंसर तो हमें पता है कि ए या बी में से ही होगा। ये बच्चों मतलब बाकी तो आपको जब आप इन्वर्स करोगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे लिखना है। हम ये समझ सकते हैं बच्चों सीधा सीधा कि जो एंगल ऑब्ट्यूस है ना, तो ऑब्ट्यूस एंगल में साइन नेगेटिव होता है या कॉस नेगेटिव होता है। अगर एंगल 90 से बड़ा हो, मतलब 90 और 180 के बीच में हो, तो कॉस नेगेटिव होता है ना, साइन नेगेटिव नहीं होता। और अगर आप कॉस करोगे भी इस ट्राइंगल का, अब देखो क्या बन गया, 5/5√89 बन गया ना ये, 5/√89 सॉरी। बस, और नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि जैसे मतलब मैंने आपको बता दिया कि ऑब्ट्यूस है, इसलिए बी आंसर बन गया। समझ गए। और कोई बचाओ, ई पार्ट। सेकंड क्वेश्चन, ये जो लिखा हुआ है इसको ऐड कर दो, बस इससे बन जाएगा। अगर आप इसको करोगे तो -a - b + c लिखा है, तो जैसे क्या बन गया, -3 -1 -2।
तो ये बन गया -6 आई कैप और -3 -1 +6 जे कैप, है ना? ये बन जाएगा ना, -a -b +c करके। तो ये क्या बन गया, 6 इधर 6 ऊपर को, फिर से मैग्नीट्यूड आप देख सकते हो 6√2 बन गया। अब एंगल देखो, ध्यान से पढ़ो। अगर तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हम एंगल लेंगे तो वो तो 135 बनता, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। दूसरी ऑप्शन क्या है, 6√2 के साथ नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45। तो ये ठीक हो गया, देखो कि इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45, तो इसलिए इसका डी आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो a प्लस बी ऐड कर दो। यूनिट वेक्टर कैसे बनता है याद करो, कि उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो। तो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल के उसको उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। टेंथ क्वेश्चन, two vectors a and b have equal magnitudes of 12 units. They are making angles 30° and 120° with x-axis. Sum is r. Magnitude and angle r makes with the x-axis. तो वैसे अगर आप देखो ध्यान से तो ये वही वाली वैल्यूज हैं। तो एक ये बन गया आपका, और एक ये बन गया, ठीक है ना? तो जो आपका पहला वेक्टर है वो क्या बन गया, वो बन गया आपका 12 cos थीटा आई कैप प्लस 12 sin थीटा जे कैप, मतलब 6√3 आई कैप प्लस 6 जे कैप। जो आपका दूसरा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर आपका बन गया -6 आई कैप प्लस 6√3 जे कैप, ठीक है? इसको बच्चों मैं आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा। दिस इज वन मेथड। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो यू गेट 6√3
-6 i कैप प्लस 6 + 6√3 j कैप। इसमें कोई डाउट बचा? ठीक है, अब ये देखो किस तरह का वेक्टर बन गया। एक ऐसा वेक्टर जिसका x कंपोनेंट 6√3 - 6 है, y कंपोनेंट 6 + 6√3 है। तो इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो बच्चों बताओ, बिना सॉल्व किए बताओ कौन सी ऑप्शन सीधा एलिमिनेट हो रही हैं? देखो सीधा 45 डिग्री वाली कट गई ऑप्शंस, क्योंकि क्लियरली एक्स और वाई कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, तो एंगल इक्वल तो आने से रहा, मतलब 45 तो आने से रहा। और एक ऑप्शन आपकी क्लॉकवाइज वाली कट गई, क्योंकि क्लॉकवाइज का मतलब तो ये होता कि आपका वेक्टर कहीं कुछ ऐसे नीचे को बन रहा हो एक्स एक्सिस से, है ना? वो भी नहीं है। तो बिना सॉल्व किए मुझे पता है कि इसका आंसर जो है वो ए आएगा, सॉरी बी आएगा। इसमें कोई डाउट बच्चों? सबको समझ आया? अब इसी क्वेश्चन को देखो करने का दूसरा तरीका बच्चों। दूसरा तरीका क्या है? फिगर बना लो, ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते हैं। वही पहला वेक्टर ऐसे 12 एट एन एंगल ऑफ 30। ट्राइंगल लॉ के हिसाब से जो दूसरा वेक्टर है वो बन गया कुछ ऐसे। राइट, मतलब अगर आप ध्यान से देखो, ये एंगल तो 30 है और टोटल एंगल 120 होना चाहिए था, तो मतलब ये एंगल हो गया 90। तो कुछ ये इस तरीके का रिजल्टेंट बन गया। तो क्योंकि 90 डिग्री एंगल है दोनों में, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या बन गया? 12√2। दूसरा, अगेन इतना ही आ गया तो भी आप बिना सॉल्व किए बता सकते थे कि आंसर बी होगा, क्योंकि क्लियरली एंगल तो एंटी क्लॉकवाइज में ही है। बट अगर और एग्जैक्ट भी निकालना होता वो भी निकल सकता था। कैसे? कि आपको याद होगा हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो जो रिजल्टेंट होता है वो उनके एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है। तो हमारा एक वेक्टर 30 डिग्री के एंगल पे है, एक वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे है ना? मतलब इस फिगर से नहीं समझ आ रहा तो दोबारा बना लो फिगर। एक वेक्टर आपका ऐसे है 30 डिग्री पे, एक है ऐसे 120 पे।
इनके बीच में एंगल है 90, तो हमें पता है कि जो रिजल्टेंट है वो इनके एंगल बाय सेक्टर के अलॉन्ग होना चाहिए। तो मतलब ये एंगल 45, तो रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना हो गया? 75, इजंट इट? या मतलब वही चीज यहाँ देख लो कि ये एंगल 45 है, तो एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल 75 हो गया। ठीक, आगे समझ सबको? आगे थर्टीन क्वेश्चन जैसा हमने अभी डिस्कस किया था एक्सरसाइज 0 में। और आगे हाँ बच्चों, नेक्स्ट टाइम ना पक्का वो ले आना, यूनिट्स एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ये डन है बच्चों? ओके। तो ये बच्चों हमने कंपोनेंट्स तक किया था। बच्चों एक हमने आज एक क्वेश्चन किया था, वो बात हमने बच्चों याद रखनी है, वो आगे भी हमारे बहुत काम आएगी। कि जैसे मान लो मैं ए वेक्टर इस तरह बनाता हूं बच्चों, कि उसका एक्स एक्सिस के साथ लेट से 90 डिग्री एंगल हो गया, या ऐसे कह दो कि ए वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो गया ना। तो मतलब हम इसमें ऐसे कहेंगे ना कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along x is equal to a cos 90 is equal to 0। इसका क्या मतलब हुआ? कि a वेक्टर का x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट 0 है, ठीक है? इसका फिजिकली क्या मीनिंग हुआ? कि कोई भी वेक्टर का उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है? मतलब अगर आप ए के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, तो पार्टिकल का एक्स के अलोंग कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी कभी भी, राइट? अगर आप कुछ स्टेडी डिस्प्लेसमेंट कर रहे होते ऐसे, फिर तो पार्टिकल डेफिनेटली एक्स के अलोंग भी कुछ ना कुछ मूव कर रहा होता, है ना? बट अगर जैसे मैंने बनाया है, अगर हम वैसे बनाएंगे, तब तो उसका एक्स के अलोंग बिल्कुल कोई रोल नहीं है ना। अरे ये बात समझ बचे? तो हमने क्या याद रखना है कि a vector has no effect in a direction
परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। ठीक है, और इसको हम इस तरह भी बोल देते हैं कि एक वेक्टर के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, उनका एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसीलिए ऐसा था कि जब हम ऐड कर रहे थे, है ना, तो हम कहते थे कि भाई एक्स को अलग से ऐड कर दो, एक्स कंपोनेंट्स को, वाई को अलग से ऐड कर दो, क्योंकि एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करने से वाई पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, वाई कंपोनेंट्स को ऐड करके एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ये हम मतलब बहुत बार यूज करेंगे आगे। तो बच्चों अभी तक हमने सीख लिया है कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, है ना, हमने ये सीख लिया कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, हमने ये भी सीख लिया है कि वेक्टर्स को तोड़ते कैसे हैं, जिसको हमने कंपोनेंट्स बोला। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि भाई वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जो ऐसा देखा गया कि वेक्टर्स को हम दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं भाई, हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन इज 5 into 4 is 20, बस दैट्स इट, है ना। बट वेक्टर्स के केस में ये देखा गया कि हम वेक्टर्स को दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई रीजन नहीं है, मतलब ऐसे कह लो कि हमने डिफाइन इस तरह से किया, हमने ही बनाया है ये, तो हमने दो वेज बनाए हैं, इससे हमारा काम चल जाता है। तो जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों एक केस में तो हम उसको लिखते हैं ऐसे, ए डॉट बी, और एक केस में हम उसको लिखते हैं ऐसे, ए क्रॉस बी। आपको ख्याल होगा बच्चों अलजेब्रा में आपने ये सीखा होगा कि डॉट लगा दो या क्रॉस लगा दो एक ही बात होती है ना। लेकिन यहाँ पे वेक्टर्स के केस में ये दोनों डिफरेंट बातें बन जाती है। सबसे पहले बात तो ये समझनी है। तो लेफ्ट साइड वाले को हम कहते हैं एज डॉट प्रोडक्ट, राइट साइड वाले को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जो फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि जो लेफ्ट साइड पे जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट आता है, जो आंसर आता है,
वो स्केलर आता है, और जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो वेक्टर ही आता है। ठीक है, तो बच्चों नेचर में देखा गया कि ऐसा होता है कि जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो कई बार दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके स्केलर बनता है। इसका एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल रहता है वर्क डन, है ना, जहां पे हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर आ जाता है। और ऑल्दो सीबीएसई वाले बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा, आगे आएगा, आईसीएसई वालों ने सुना होगा कि ऐसे एक एग्जांपल होता है टॉर्क। वहां पे भी हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को ही मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन उसका जो आंसर आता है वो वेक्टर आता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमें ये पता होना चाहिए कि डिपेंडिंग अपॉन कि हम वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारा आंसर स्केलर भी आ सकता है और हमारा आंसर वेक्टर भी आ सकता है। इसलिए डॉट एंड क्रॉस आर टू डिफरेंट थिंग्स एज फार एज वेक्टर्स आर कंसर्न। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम पर्टिकुलरली बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की। तो जैसे हमने ऊपर लिख दिया कि इसको हम लिखते हैं एज ए डॉट बी। ठीक है, इस केस में जो प्रोडक्ट आता है वो स्केलर आता है। तो जूनियर क्लासेस में हमारे को ऐसे बोल दिया जाता है कि फोर्स वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो उसकी एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है कि इट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब ये जो ए डॉट बी होता है इसकी वैल्यू होती है, ये आंसर तो एक स्केलर आएगा, है ना, एक नंबर आएगा। तो वो जो नंबर है दैट इज ए बी कॉस थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो आपको याद होगा फोर्स में वर्क डन में आप बहुत बार लिखते होगे ना, वर्क इज एफ एस कॉस थीटा। वो यहां से आया क्योंकि वो उसकी असली डेफिनेशन इज कि वर्क इज एफ डॉट एस। ठीक है बच्चों, यहां से बच्चों हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, इसी मतलब इस डेफिनेशन से ही आ गया। बच्चों अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो, है ना।
तो ये बच्चों हम बहुत यूज करते हैं। क्या होता है कि हमें ना बहुत बार चेक करना होता है कि भाई दो वेक्टर्स कोई परपेंडिकुलर हैं कि नहीं। तो उसको चेक करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, हम ये देख लेते हैं कि उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो है कि नहीं। राइट। कैसे करते हैं मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा, समझ आ जाएगा। बट ये तो सबको क्लियर हो ही गया ना कि अगर परपेंडिकुलर है तो जीरो होगा डॉट प्रोडक्ट। ओके। तो इसी की बच्चों एक्सटेंशन बताओ, आई कैप डॉट जे कैप, या फिर आई कैप डॉट के कैप, या फिर आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप, ये सब क्या होंगे, ये जीरो होंगे, है ना। मतलब हम अगर दो अलग टाइप के यूनिट वेक्टर्स को का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो जीरो आएगा, एंड विच इज वेरी ऑब्वियस क्योंकि वो सारे परपेंडिकुलर हैं आपस में। राइट। कोई डाउट बचो इसमें। और अगर हम सेम टाइप के यूनिट वेक्टर्स लें, ये क्या बनेगा बच्चों, ये वन बनेगा, है ना। वन इंटू कॉस जीरो। राइट। तो बच्चों ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम टाइप का डॉट प्रोडक्ट वन, डिफरेंट टाइप का डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो इसी को बच्चों देखो कैसे मैं एक्सटेंड कर दूंगा फर्दर। मान लो मैं लिख दूं आई कैप जे कैप की फॉर्म में लिख दूं कि ए वेक्टर कुछ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है। ठीक है। और बी वेक्टर इस तरह से है। ठीक है। तो बच्चों मल्टीप्लाई करके देखो ये क्या बनेगा। अब इसको जब मैं इस तरह लिख के, ये ब्रैकेट खोलो, तो यू विल सी कि ये सिर्फ ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी। तो आप देखो बच्चों, बहुत ही सही सा रिजल्ट बन गया। और आपको अब समझ आएगा कि कंपोनेंट्स का कितना फायदा होता है। देखो जब हमारे पास वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप में होता है
तब जब हमें ऐड करना था तब भी हमने ये सीखा कि आई कैप वाली टर्म्स को अलग से ऐड कर दो, जे कैप वाली टर्म्स को अलग से ऐड कर दो, के कैप वाली टर्म्स को अलग से ऐड कर दो, है ना। और अब जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम अब भी यही देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि बस आई कैप वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हुई, जे कैप वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हुई और के कैप वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हुई, सीधा सीधा, है ना बच्चों। बस ये ध्यान रखना, ये मैं बता रहा हूँ, पक्का गलती करोगे आगे। आप इसको ऐसे लिख दोगे, ए एक्स बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप। तो ध्यान रखो कि भाई आई कैप नहीं आएगा साथ में, डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर है ना। तो ये सिर्फ नंबर ही आना है। जैसे उसको ट्राई करो, ए डॉट बी क्या बन जाएगा। तो ये बन गया, आई कैप वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, जे कैप वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, के कैप वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, या 20। आगे समझ। तो बच्चों मेरे पास एक डाउट आया कि डॉट प्रोडक्ट डिनोट क्या करता है। तो डॉट प्रोडक्ट कुछ नहीं डिनोट करता, डॉट प्रोडक्ट इज अ वे ऑफ मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स, ठीक है। कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि 5 into 4 का फिजिकल मीनिंग क्या है, कुछ होता है फिजिकल मीनिंग उसका। ये आपको नहीं जानना पड़ेगा कि, मतलब ये सोचना नहीं पड़ेगा आपको कि कब डॉट लेना है कब क्रॉस लेना है। वो जैसे जैसे हम टर्म्स डिफाइन करेंगे तो हम डेफिनेशन में ऑटोमेटिकली पहले से ही लिखते हैं कि जैसे वर्क की डेफिनेशन में आता ही ये है कि इट इज एफ डॉट एस। ये हमें सोचना नहीं पड़ता कभी भी। ऐसे ही जब हम कुछ और क्वांटिटीज करेंगे उसमें पहले से ही उनके प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। नहीं, वेक्टर्स की बच्चों डिवीजन इज नॉट डिफाइंड। वेक्टर्स के केस में ओनली मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड, ठीक है। हमारे पास कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं एग्जिस्ट करती जहां पे हमारे को दो वेक्टर्स को डिवाइड करना पड़ता है। अगेन
देखो, जैसे बच्चों ये जैसे आपके माइंड में डाउट आ रहा है बार बार कि भाई हमें कैसे पता चला कि वर्क में डॉट था या क्रॉस था। हमें हमने तो डिफाइन करना होता है जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, जहाँ पे वेक्टर्स का प्रोडक्ट आता है, तो वहां पे हमें ही डिफाइन करना होता है, हमें मतलब साइंटिस्ट को, कि भाई वहां पे डॉट प्रोडक्ट लेने की जरूरत थी या क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमारी डेफिनेशन में वो पहले से ही इंक्लूडेड होता है कि मतलब जैसे वर्क की डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि भाई इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या फिर इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको नहीं सोचना, वो डेफिनेशन में इंक्लूड हो गया, तो इसका मतलब ऑब्वियसली वहां पे डॉट है। आई कैप डॉट आई कैप वन कैसे बना? ये वाला रिजल्ट यूज किया मैंने, ए बी कॉस थीटा, तो वन इंटू कॉस जीरो, इसलिए वो वन बन गया। तो डॉट प्रोडक्ट का बच्चों एक यूज बहुत ज्यादा होता है टू फाइंड एंगल्स। मतलब जो मैंने ऊपर वाली डेफिनेशन है उसी को बस इस तरह लिख दिया कि cos थीटा इज ए डॉट बी ओवर ए बी। ठीक है, ये हम बहुत यूज करते हैं। इससे हम बड़ी इजीली दो वेक्टर्स के बीच में एंगल ढूंढ लेते हैं। ठीक है, जैसे एक ए वेक्टर है आपका बच्चों, टू आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, बी वेक्टर है आई कैप प्लस टू जे कैप। तो ये ऊपर वाला रिजल्ट यूज करके बच्चों इन दोनों के बीच में एंगल ढूंढो, क्या बनेगा? अब आप cos थीटा में ही निकाल पाओगे, इसके आगे तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इस केस में तो बाई चांस जो वैल्यूज थी वो आसानी बन गई। तो आप जब cos थीटा निकालोगे ए डॉट बी ओवर ए बी, तो ए डॉट बी जो है वो न्यूमरेटर ही जीरो आ जाता है। तो ये थीटा एंगल 90 बन गया। राइट, ये बच्चों इस केस में निकालना जो ऊपर वाला केस है, यहाँ पे क्या बन जाएगा cos थीटा?
तो इस केस में आपका बन रहा होगा थीटा 23/√585, है ना? अंडरस्टूड बच्चों? ऐसे ही बच्चों, ये ट्राई करो। इसका एक मेथड तो आपको पहले ही आता है, दूसरा मेथड सोचो, मतलब डॉट प्रोडक्ट वाले मेथड से ट्राई करो कि कैसे निकालोगे। ये संशिका, ठीक है। अनाल, ठीक है। सो यस, बेसिकली आपने क्या सोचना है, देखो, कि एंगल मेड विद एक्स एक्सिस इज सेम एज सेइंग कि किस वेक्टर के साथ एंगल ढूंढा, आई कैप के साथ, इजंट इट? ये बात समझ आई बच्चों, कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल ढूंढना या फिर आई कैप के साथ एंगल ढूंढना एक ही बात है। तो बस अब कॉस थीटा क्या हो जाएगा, थ्री आई कैप प्लस 4 जे कैप डॉट आई कैप अपॉन, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 5, दूसरे का कितना है 1, ये क्या बन गया 3/5, तो थीटा कितना बन गया 53 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चा सबको? तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट का बहुत मेजर यूज रहता है एंगल ढूंढने में या फिर परपेंडिकुलर चेक करने में, ठीक है।
तो दूसरा टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन आता है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट। बिल्कुल उसी सीक्वेंस में लिखते हैं जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में लिखा है। सबसे पहली बात तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है कि भाई जब हमें दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो तो उसको हम लिखेंगे एज ए क्रॉस बी। तो इस केस में जो हमारा प्रोडक्ट आएगा बच्चों वो एक वेक्टर आएगा। मतलब जैसे ही हमें ये पता चल गया कि प्रोडक्ट वेक्टर आएगा तो इसका मतलब हमारे यहाँ जो आंसर होगा प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा और उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी, isn't it? तो जो तो बच्चों मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी का, इसको मैं ऑफ कोर्स ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज गिवन बाय ए बी साइन थीटा। ठीक है। तो बच्चों बहुत बार ना बहुत बच्चे क्या करते हैं वो ऐसे ही याद रख लेते हैं बस कि डॉट प्रोडक्ट इज ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट इज ए क्रॉस बी वो होता है ए बी साइन थीटा। उसमें एक बहुत बड़ी गलती है। देखो मैंने इसीलिए यहाँ इसको सेपरेटली लिखा है, मैंने ये नहीं लिखा कि ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा। हमें क्या याद रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा, है ना। अभी इसकी डायरेक्शन भी बची है जो हमने बतानी है। ठीक है। तो जो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी है बच्चों, दैट इज गिवन बाय ये एक बच्चों रूल होता है राइट हैंड पाम रूल। ये आपको ख्याल होगा आपने टेंथ में यूज किया होगा मैग्नेटिज्म चैप्टर में। ठीक है, मैं एक मिनट आपको दिखा रहा हूँ कि ये क्या होता है रूल। एक थंब रूल भी होता है एक पाम रूल भी होता है, ठीक है, दोनों रूल्स होते हैं। हम वी विल यूज पाम रूल। आपने जो टेंथ क्लास में पढ़ा था वो स्पेसिफिकली पढ़ा था फॉर मतलब वो करंट या मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही, उसको हम मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर ऑल केसेस। मैं एक मिनट में आपको फिगर दिखा रहा हूँ और फिर बताता हूँ कि कैसे। देखो बच्चों राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि जैसे आपको ए क्रॉस बी का निकालना है, ठीक है, तो आप थंब को रखो ए वेक्टर के अलोंग, फिंगर्स को पॉइंट करो बी वेक्टर के अलोंग। तो जो आपका पाम है
वो पॉइंट करता है ए क्रॉस बी। ठीक है, फिर से ध्यान से इसको सुनो कि थंब को रखो ए वेक्टर के अलोंग, फिंगर्स को रखो बी वेक्टर के अलोंग, तो जो आपका पाम है वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अलोंग पॉइंट करेगा। तो बच्चों आप ये देख सकते हो कि जो ए वेक्टर और मतलब ए क्रॉस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर आ रही है, राइट। तो फिलहाल हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी डायरेक्शन ढूंढने की। ठीक है, ये आगे जाके आएगा, मतलब 2-3 चैप्टर्स आगे जाके हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अभी हम ज्यादा जो है डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, तो वो जब आएगा तो हम फिर से मतलब डिटेल में सीखेंगे कि ये डायरेक्शन कैसे निकल रही है। तो जो 10th में बच्चों आप बार बार पाम रूल लगा रहे थे ना, तो वहां पे एक्चुअली यही होता था कि वहां पे मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह होता था। तब आपको क्रॉस प्रोडक्ट तो बताया नहीं जाता था, तो सीधा सीधा ये बोल दिया जाता था कि वेलोसिटी के अलोंग थंब रख लो, फिंगर्स के अलोंग फील्ड रख लो, तो पाम जो है वो फोर्स की डायरेक्शन दे देगा, एंड सो ऑन। ये बात बताइए बच्चों यहाँ तक। ओके, अब जैसे हमने बच्चों ऊपर लिखा था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो, ऐसे ही हम यहाँ क्या कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज जीरो। ये समझ आ रही है बात, ये क्यों आया? है ना, अगर पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल जीरो हो गया, तो जब हम साइन जीरो करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ओके, अब बच्चों ये बताओ कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, ये क्या बन जाएगा? ये जीरो बन जाएगा, है ना, क्योंकि हमने ऊपर लिख ही लिया, क्योंकि आई और आई तो पैरेलल वेक्टर्स ही हो गए।
हाँ, या तो ये पिक्चर बना लो या लिख लो ऐसे कि है ना, कि थंब अलोंग ए वेक्टर, फिंगर्स अलोंग बी वेक्टर। तो जो पाम है, इट पॉइंट्स टुवर्ड्स ए क्रॉस बी। हाँ जी बच्चों, क्लियर सो फार? ओके, अब अगले पॉइंट के लिए बच्चों मैं वो एक बार कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाता हूँ। एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हमें पता है कि आई कैप जे कैप के कैप किधर को होंगे, है ना। बच्चों एक बार सारे डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करो आई कैप क्रॉस जे कैप की, पाम रूल लगा के। अच्छा, सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगा आई कैप क्रॉस जे कैप का। ठीक है बच्चों, सब मतलब ये बहुत ध्यान रखना है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि जब क्रॉस प्रोडक्ट लो तो ये याद रखो कि मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालनी है ना। तो मैग्नीट्यूड तो हम कैसे निकालेंगे, 1 × 1 × sin 90। करेक्ट। और डायरेक्शन देखो, है ना। तो आप देखो, आप थंब को रखोगे एक्स एक्सिस के अलोंग, फिंगर्स को रखोगे वाई के अलोंग, तो जो आपका पाम है वो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा होगा, है ना, टुवर्ड्स यू। राइट, आपको ऐसे दिखेगा अपना पाम, जैसे मुझे दिख रहा है राइट नाउ फोटो में ना। थंब राइट को, फिंगर्स ऊपर को, तो पाम मेरे फेस की तरफ, मेरी आईज की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, विच इज द प्लस जेड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या हो गई, प्लस जेड वाली। इसका मतलब जो आई क्रॉस जे कैप मैं लिख सकता हूं एज के कैप, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव जेड की तरफ है ना। सिमिलरली बच्चों, अगर अब मैं लिखूं उल्टा, जे कैप क्रॉस आई कैप,
इसका भी हमें मैग्नीट्यूड तो पता है कि 1 ही होगा। इसकी डायरेक्शन निकालो जे क्रॉस आई की। हाँ, अब आप देख सकते हो कि जो थंब है वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, फिंगर्स राइट की तरफ, तो पाम ऐसे आपसे दूर पॉइंट कर रहा है ना, स्क्रीन की तरफ पॉइंट कर रहा है, विच इज नेगेटिव साइड। तो ये क्या बन गया बच्चों, माइनस के का। तो बच्चों अगर हम अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से कंपेयर करें तो देखो दो डिफरेंस आ गए। एक तो ये कि वेक्टर्स के केस में जो मल्टीप्लिकेशन है वो दो टाइप की हो गई, डॉट एंड क्रॉस, है ना। एंड अब हम देख सकते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में मतलब आप ए क्रॉस बी लिखो या बी क्रॉस ए लिखो, वो दो अलग बातें है ना, इट इज नॉट वन एंड द सेम थिंग। उनकी डायरेक्शंस जो हैं वो ऑपोजिट आ जाएंगी। क्लियर बच्चों। तो बच्चों इसको अगर मैं फर्दर एक्सटेंड कर दूं, अभी तो हमने सिर्फ आई क्रॉस जे किया, तो इसको बच्चों हम ऐसे याद रखते हैं। हम ना एक सर्कल बना लेते हैं, उसमें ऐसे शो कर देते हैं आई जे के। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई अगर आप एरोस की डायरेक्शन में जाओ तो आई क्रॉस जे दे देगा के कैप, जे क्रॉस के दे देगा आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप दे देगा जे। ठीक है, मतलब अगर आप एरोस की डायरेक्शन में जाओगे तो अगली टर्म बनती जाएगी। अगर आप उसके ऑपोजिट जाओगे, जैसे हमने ऊपर देखा कि जैसे अगर हम करते हैं जे क्रॉस आई तो वो बन जाएगा माइनस के का, तो माइनस साइन आ जाएगा। क्या ये समझ आया बच्चों। तो बच्चों तो ये निकालो क्या बनेगा।
तो इसको बच्चों आप एक एक करके लिखते जाओगे मल्टीप्लाई करके। जैसे पहली टर्म क्या बन गई 2 इंटू 4 आई क्रॉस आई। अगली टर्म बन गई -2 इंटू 5 आई क्रॉस के। इससे अगली बन गई 3 इंटू 4 जे क्रॉस आई। उससे अगली बन गई 3 इंटू 5 राइट। ये सब कुछ करके यू विल गेट -15 आई का प्लस 10 जे का -12। आगे सवाल पूछो। तो यही मान लो ऐसा कोई क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो वेक्टर्स है वो पैरेलल, राइट। तो बच्चों ये पॉइंट भी अलग से लिख लो, जैसे जो हमने अभी बात की थी कि A क्रॉस B विल बी माइनस ऑफ B क्रॉस A। क्लियर एवरीवन? ओके चलो, ये चैप्टर बच्चों अपना वेक्टर्स हो गया कंप्लीट। अब तो नेक्स्ट क्लास में आपने इसकी 0 1 के जो 2 पार्ट्स बचे हुए हैं, ठीक है, जो भी है वो कंप्लीट कर लेना। फिर ये मतलब जितनी मैंने पहले बोली हुई थी उतनी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी इसकी नहीं करूंगा जो आज किया हमने। और एक अपना जो यूनिट्स वाला है वो वाला कल करेंगे हम, राइट। फिर इसके बाद अपना अगला चैप्टर मोशन इन 2 डायमेंशंस स्टार्ट हो, राइट। चलो ओके बच्चों, बाय।